वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2024 की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ इससे लाभान्वित हो पाएंगे। जो छात्र छात्राएँ अब की बार सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में पहुंचे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी 2023 में यानी लगभग 2-3 महीने पहले ही मैंने तमाम सारी वीडियोस आपके चैनल पर उपलब्ध करवाई हैं। यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है, तो 2023 वाली प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा खोल करके, उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी 2023 की। वो सब 24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023 में जितने क्वेश्चन पेपर हुए थे सारे अधिकतर विश्वविद्यालय के, उन सभी को सॉल्व भी करवाया था मैंने, ऑब्जेक्टिव का भी लिखित का भी। तो आप देख सकते हैं कि भाई किस यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा आता है। उसमें लिखित क्वेश्चन पेपर भी हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी हैं। लिखित मॉडल पेपर भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। तो चिंता करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र बीए थर्ड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। आपको पढ़ना क्या पड़ेगा? आप थर्ड सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र जो है अगर लिए हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। ये आपको पढ़ना पड़ेगा बीए थर्ड सेमेस्टर में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र में। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। वैसे आपको इसमें शिक्षा शास्त्र के बीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है शिक्षा और दर्शन के बारे में। दर्शन और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, दर्शन और शिक्षा के बीच में क्या अंतर है, दर्शन और शिक्षा की क्या क्या शाखाएं हैं। इसके अलावा वेदांत दर्शन क्या है, भगवत गीता के बारे में आपको पढ़ना यहाँ पर, यानी प्राचीन भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय आपको जानना, जिसमें वेदांत और भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा पश्चिमी दर्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना है, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, यानी ये सब पाश्चात्य दर्शन है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ लेना है कुछ शैक्षिक विचारकों के बारे में। भारतीय विचारक हैं जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, मतलब अम्बेडकर जी हो गए। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि भारतीय समाज के परिचय के बारे में आपको पढ़ना है, यानी भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता जो है उसके बारे में पढ़ना है। भारतीय समाज का सामाजिक स्तरीकरण में खास करके जाति, वर्ग और लिंग, इन सभी के बारे में जानना है। इसके अलावा समाज और विद्यालयी शिक्षा के बारे में हमको पढ़ना है। सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी ग्रहण करनी है। इसके अलावा शिक्षा का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हमको समझना है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ना जो कि शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षा का आर्थिक परिप्रेक्ष्य हमको पढ़ लेना है, यानी सतत विकास के लिए शिक्षा, संयुक्त राष्ट्र जो है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बनाम सतत विकास लक्ष्य, दोनों की तुलना करेंगे हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है पूरा पढ़ेंगे और विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आपकी सारी बातें समझ में आएंगी। तो चले हम आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन के यूनिट नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा ही होगी। मतलब बहुत सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है शिक्षा दर्शन के बारे में। ठीक है, शिक्षा और दर्शन के बारे में। शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। वैसे आपको बता दूं, शिक्षा दर्शन जो है विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रयोग रूप में इन विचारधाराओं से अनेक समस्याओं की खोज के लिए निर्देशन लेता है। आपको बता दूं, शिक्षा दर्शन का कार्य शुद्ध दर्शन शास्त्र द्वारा प्रतिपादित सत्य और सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयोग करना होता है। कुल मिलाकर के शिक्षा दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन आदि की अनेक समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दार्शनिक दृष्टिकोण से देने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। जिस प्रकार से शिक्षा दर्शन से रिलेटेड है, उसी प्रकार से दर्शन शिक्षा से संबंधित है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा और दर्शन जो हैं एक दूसरे के गत्यात्मक पहलू हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और दर्शन का एक प्रकार से जो है दांतिक काटी रोटी जिसको आप गांव में कहते हैं। शिक्षा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितना शिक्षा दर्शन को प्रभावित करता है उतना दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है। ठीक है, जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है, सही दार्शनिक चिंतन का एक सक्रिय पहलू है। रास कहते हैं कि उन सब व्यक्तियों को जो सत्यता तथा साहस से ईश्वर, संसार तथा आत्मा से संबंधित प्रश्नों का कोई उत्तर देने का प्रयास करते हैं तथा जिन उत्तरों में कुछ सुसंगति तथा तर्कबद्धता होती है, दार्शनिक उनको कहा जाता है। प्लेटो की एक पुस्तक है रिपब्लिक, वो अपनी रिपब्लिक पुस्तक में कहते हैं कि जो प्रत्येक प्रकार के ज्ञान में रुचि और सीखने की जिज्ञासा रखता है और कभी संतुष्ट नहीं होता है, वही व्यक्ति दार्शनिक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो ये होता है दर्शन। शिक्षा, दर्शन शब्द जो है मुख्य रूप से संस्कृत के दृश्य शब्द से बना हुआ है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया, उसमें श्लोक है कि दृश्यते यथार्थ तत्व मनने। दृश्यते यथार्थ तत्व मनने का अर्थ होता है जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन होता है। दृश्यते यथार्थ तत्व अनुभूति यानी जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति होती है वही दर्शन है। और अगर बात की जाए फिलोसॉफी की, तो फिलोसॉफी जो शब्द है वो बना हुआ है यूनानी भाषा के यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। एक फिलोस है और दूसरा सोफिया है। फिलोस का मतलब होता है लव यानी प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है विजडम यानी ज्ञान। यानी कि फिलोसॉफी का अर्थ होता है लव टू विजडम, मतलब ज्ञान से प्यार करना। ठीक है, ज्ञान से प्यार करना, ये अर्थ होता है फिलोसॉफी का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हक्सले महोदय कहते हैं कि उसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वो होती है दर्शन। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। दर्शन और शिक्षा की शाखाओं में खास करके आप देखते हैं दर्शन के अध्ययन को हम 3 शाखाओं में बांटते हैं, एक तत्व मीमांसा, एक ज्ञान मीमांसा और एक मूल्य मीमांसा। ठीक है, चर्चा करेंगे इन सभी चीज़ों पर, लेकिन आज हम फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 1 है 2 है, इसको मैं ऑलरेडी बोर्ड पर पढ़ा चुका हूँ। 3rd सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, 2023 वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, 2024 की प्लेलिस्ट में जल्द ही बना दूंगा। प्रश्न है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, यह कथन है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, यह कथन किसका है? शोपेनहावर, हक्सले, रसेल या फिर हैंडरसन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन वैज्ञानिक हैं, जर्मन साइंटिस्ट हैं, खास करके जर्मन दार्शनिक हैं शोपेनहावर। उन्होंने ही कहा था कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का नज़रिया किसी वस्तु को देखने के बाद में अलग अलग होता है। दार्शनिक वह व्यक्ति होता है, जैसे मान लेते हैं आपने पंखा देखा, तो आपने पंखा देखा, बस वही देख लिया और आपने उसके बारे में कुछ धारणा नहीं बनाई, बस ये जान लिया कि भाई ये पंखा चलता है और हवा देता है, बस। लेकिन एक दार्शनिक जब देखेगा उस पंखे को, तो कैसे देखेगा? वो देखेगा कि ये पंखा कैसे वहाँ पर ऊपर टंगा है। अगर ये पंखा ऊपर टंगने के बजाय अगर नीचे टंगता तो कैसा होता? थोड़ा और लटकता होता। या ये पंखा बना कैसे होगा? इस पंखे के बारे में ये पत्तियाँ कैसे लगी होंगी पंखे की, या एक प्रकार से इसमें ये कैसे घूमता होगा, किस प्रकार से करंट वहाँ तक पहुँचता है, सारी मतलब तमाम प्रकार के प्रश्न उनके मन में उठेंगे उस पंखे के प्रति। तो ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जो शोपेनहावर है, इनका मंतव्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसका नज़रिया देखने का अलग अलग होता है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से उस पर रिसर्च करता है, कोई कम रिसर्च कर पाता है। तो दार्शनिक हर व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन किस विद्वान को कहा जाता है? मतलब कि आधुनिक एजुकेशन का जनक किस विद्वान को कहते हैं? तो हम किसको बोलते हैं? जॉन आमोस कामेनियस मतलब कि कामेनियस को बोलते हैं। तो कामेनियस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आधुनिक जो है शिक्षा शास्त्र के जनक हैं, और वैसे तो जॉन डी भी जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, या कथन किसका है? देखिए, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ पर ऑप्शन में स्वामी जी नहीं दिए हैं, तो पेस्टालॉजी ने भी कहा था इसको। पेस्टालॉजी भी एक प्रकार से कहते हैं कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वामी जी का भी ये कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दर्शन को शिक्षा का समान सिद्धांत कहा जाता है, यह किसने कहा? दर्शन को शिक्षा का समान सिद्धांत कहा जाता है, जॉन ड्यूबी का कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास है, यह किसने कहा? बताए, शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास है, या किसने कहा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, टीटी नन का मतलब टीपी नन का एक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो आदर्श व्यक्तित्व यानी आइडियल कैरेक्टर का निर्माण करना होता है और उसका विकास करना होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे हमें अद्यांत पढ़ना पड़ता है। अद्यांत पढ़ना पड़ता है, बालक एक ऐसी पुस्तक की भांति होती है, ऐसा कहा था जे रूसो ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, फिलॉसफी का क्या अर्थ होता है? फिलॉसफी का मतलब होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलोस और सोफिया दो शब्द, फिलोस माने प्रेम, सोफिया माने ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान के प्रति प्रेम ही फिलॉसफी होता है। अगला प्रश्न, दर्शन का अर्थ क्या है? सुनना, देखना या फिर छूना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दर्शन का क्या अर्थ है भाई बताएं?
दर्शन का अर्थ देखना। दर्शन का क्या मतलब होता है? देखना। ठीक है। दर्शन, दर्शन माने देखना। दरस परस मज्जन और पाना। दर्शन माने क्या होता है? देखना। कहते नहीं कि मैं जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने, दर्शन माने किस? भगवान को देखने जा रहा हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे दार्शनिक हैं, या किस दार्शनिक ने कहा था? तो जो ज्ञान की प्यास रखते हैं उनको, मतलब उसको दार्शनिक किसने कहा? सुकरात ने कहा। ये कथन सुकरात ने कहा कि जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे दार्शनिक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, किसने कहा कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो रास महोदय ने कहा था। ये बात ध्यान रखिएगा। एजुकेशन शब्द से रिलेटेड हैं 3 शब्द, एक एजुकेटम, मतलब एक एडुकेटम, एक एडुकियर और एक एडुसियर। 3 शब्द रिलेटेड हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न क्या है आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, या किसने कहा? तो अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, इसको कहा था किसने? जेंटाइल महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे। देखिए, एक कथन मैंने आपको इससे पहले बताया था मैंने क्या कि जो है दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है, ये कहा था जॉन डीबी ने। और जेंटाइल ने भी इसी से मिलता जुलता कहा कि अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है, या फिर शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? इस कथन को किसने कहा था? जॉन एडम्स ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न हमेशा आता रहता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन किसने किया था? बताएं। तो शिक्षा में पूर्ण, प्रश्न क्या है? शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन करने वाले जो विद्वान है उनका नाम है प्लेटो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, या कथन किसका है? तो पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन होता है, ये बात प्लेटो ने ही कही थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, लगातार परीक्षा में आता है। कौन सा दार्शनिक संप्रदाय सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास करता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद? और ये सारे वाद जो है ये पाश्चात्य दर्शन से रिलेटेड हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में, तो ये आदर्शवाद से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, समस्त सत्ता आत्मा की है, या कथन किसका है? तो समस्त सत्ता आत्मा की है, या हीगल का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीगल इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है, यही एकता परमात्मा है, या किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रोबेल महोदय ने। फ्रोबेल ने कहा कि इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है और यही एकता परमात्मा होती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए, यह किसने कहा? विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए, किसने कहा भैया? जॉन डीबी, या फिर रॉस, या गांधी, या प्लेटो? तो विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए, इसको कहा था जॉन ड्यूबी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी थी? बताएं सभी लोग फटाफट से। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कथन कहा था विवेकानंद जी ने, स्वामी जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, इसको कहा था ड्यूबी ने, जॉन डीबी या डीवी। ठीक है, डीबी, जॉन डीबी या ड्यूबी, बात एक ही है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो जॉन डीबी ने कहा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। अगर पूछता तो किसने कहा था? एडम्स ने कहा था, जॉन एडम्स ने कहा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, जबकि ये त्रिमुखी प्रक्रिया की बात करते हैं। अच्छा, त्रिमुखी प्रक्रिया में 3 चीज़ें क्या होती हैं? एक तो स्टूडेंट होता है यानी बालक होता है, पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया में टीचर होता है, और तीसरी प्रक्रिया जो होती है वो सिलेबस होती है, यानी जो टीचर होता है वो सिलेबस को पढ़ाता है किसको? बच्चे को। तो ये तीनों के बिना एक प्रकार से स्टडी नहीं हो सकती है, इन तीनों का होना परम आवश्यक है। जितना बालक का होना जरूरी है उतना ही टीचर का होना, और उतने ही सिलेबस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पाठ्यक्रम का होना। क्लियर? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसको ड्यूबी ने कहा था। एक बात यहीं पर आपको बता दूं, अगर आप में से कोई हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं बड़े ही आसानी से। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर तुरंत आप SMS करें
मात्र 100 रुपये का हिंदी साहित्य का कोर्स है। हिंदी गद्य जिसमें आपको BA थर्ड सेमेस्टर में आप हिंदी गद्य पढ़ते हैं, तो हिंदी गद्य का आपको कोर्स लेना है तो मात्र 100 रुपये आपको पे करने होंगे। आप हमारे पास SMS करेंगे कि सबसे पहले क्या काम करना है आपको, आप हमारे पास SMS करेंगे इस नंबर पर कि सर जी हमारा नाम ये है और मैं BA थर्ड सेमेस्टर में हूँ, हिंदी साहित्य का हमको कोर्स चाहिए BA थर्ड सेमेस्टर का। तो मैं आपके पास एक स्कैनर सेंड करूँगा UPI माध्यम का, उस पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देना है। और जैसे ही आप 100 रुपये सेंड करें तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास सेंड कर दें। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स ग्रुप और बॉयज़ ग्रुप अलग अलग हैं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, आप आसानी से जुड़ सकते ग्रुप से आकर के। और उससे पहले ग्रुप में जुड़ने से पहले, ग्रुप में जोड़ने के बाद भी आपके पास तमाम सारी PDF नोट्स हैं, चैप्टर वाइज PDF नोट्स हैं और चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स हैं। वो सारे लेक्चर्स ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर, लिखित टाइप के मॉडल पेपर लगभग जो हो चुके हैं अभी तक, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, मैंने प्राइवेट प्लेलिस्ट है तो वो आपके समक्ष मिल जाएगी। चूँकि मैंने आप लोगों के सीनियर के लिए वो कोर्स बनाया था तो वो कोर्स अभी भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। उसमें कुछ नवीनतम वीडियो जल्दी आती रहेगी, समय समय पर आपको मिलती रहेगी, लाइव क्लास उसकी भी होती रहेगी। तो ग्रुप से आप जुड़ेंगे तो उसमें क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी समय समय पर, और उससे पहले जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी और PDF नोट्स जो हमारे पास वो मिल जाएंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा एक और, अगर आप, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर जी मैं ये नहीं चलाता हूँ तो कैसे 100 रुपये सेंड करूँ। 100 रुपये ने आप लोगों ने ही कहा है कि इस पर चार्ज रख लीजिए सर जी, मतलब चार्ज रख लीजिए, इसीलिए मैंने रखा है। बाकी मुझे चार्ज रखने का कोई जो है मंतव्य नहीं था, लेकिन फिर भी आपको चार्ज अगर आप दे करके पढ़ेंगे तो आप एक प्रकार से इंटरेस्टेड होकर के पढ़ेंगे और अच्छा भी लगेगा। आगे भी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। अपना थर्ड सेमेस्टर में जाए, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, सिक्स्थ में जाएंगे, आगे भी आपकी तैयारी उसी ग्रुप से होती रहेगी। तो अगर आपको जुड़ना है ग्रुप से तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं और इससे क्या होगा, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ पाएंगे, तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान आपका होता रहेगा। ठीक है, तो बस आपको सेंड कर देना है और तुरंत आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं चलाते हैं तो आप अपने किसी भाई या फिर बंधु से, किसी दोस्त मित्र से आप सेंड करवा सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस से किसी से सेंड करवा सकते हैं। बस स्क्रीनशॉट उसको मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और आप आसानी से पढ़ते रहिए। ठीक है, किसी प्रकार पर कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं, PDF नोट्स भी मिलते रहेंगे। अच्छा, उसमें केवल हिंदी के ही PDF नोट्स नहीं मिलेंगे, हिंदी के अलावा और भी सब्जेक्ट अगर आपके होंगे तो उसके लिए भी आप एक प्रकार से आपका फ़ायदा हो जाएगा। और हिंदी के साथ ही साथ आपको और बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी, जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस और ये सब्जेक्ट यानी शिक्षा शास्त्र, इन सभी क्लासेस भी होंगी, वो भी ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी और उन सभी के PDF नोट्स भी मिलती रहेगी। ठीक है, जैसे इसी क्लास के अगर PDF नोट्स ही आपको चाहिए तो उस ग्रुप में आपको ये PDF नोट्स भी मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए फिर, अगर आप में से किसी को लेना तो आप ले सकते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है, बताएं। सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? सामाजिक और नागरिकता की भावना का विकास करना, या सामाजिक समारोह में भाग लेने की रुचि पैदा करना, या सामाजिक लेख लिखने की योग्यता विकसित करना, या अपने समाज और राष्ट्र को ही सर्वोपरि समझना। बताएं, सामाजिक उद्देश्य का अर्थ होता है सामाजिक और नागरिकता की भावना का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सामाजिक और नागरिकता की भावना का विकास करना है सामाजिक उद्देश्य होता है शिक्षा का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। यह कथन जॉन ड्यूबी का ही है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास है। यह कथन पेस्टोलॉजी का है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है लगातार, तो आप इस प्रश्न को एकदम से रट लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है आपके। अगला प्रश्न आप देखेंगे, समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, जाकिर हुसैन का, रूसो का, या फिर फ्रेडरिक ट्रेसी का? बताएं फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रेडरिक ट्रेसी का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, स्टार प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। यह किसने कहा था? राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार क्या है? राष्ट्रीय अनुशासन है। ये कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने।
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बीचर ने कहा था या कहा है कि सभी सफल कार्यों का आधार क्या है? नैतिकता है, भौतिकता है या सामाजिकता है? तो ये प्रश्न पूछा भी गया है। बीचर ने कहा था कि सभी सफल कार्यों का आधार जो है वो नैतिकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा क्या करती है? संस्कृति का संरक्षण करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है या संस्कृति का विकास करती है? बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो शिक्षा जो होती है संस्कृति का संरक्षण भी करती है, संस्कृति का हस्तांतरण भी करती है और संस्कृति का विकास भी करती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो तीनों करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न भी कई बार 2-3 विश्वविद्यालयों में लगातार पूछा जा रहा है, तो आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है, जिसने कहा? तो राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सब से ऊपर है, किसने कहा? बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री प्रकाश या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद? तो इसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। चले, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? अनौपचारिक साधन नहीं है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो थोड़ा सा इसमें देखें, परिवार जो है वो शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, ठीक है, और विद्यालय, संग्रहालय और पुस्तकालय, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा पुस्तकालय, संग्रहालय और परिवार, ये सब एक प्रकार से आपके अनौपचारिक साधन हैं, जबकि विद्यालय जो है यहाँ पर शिक्षा का क्या नहीं है? विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है। या फिर वैसे बोलें तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी अगर समझें कि यहाँ पर शिक्षा का अनौपचारिक साधन कौन सा है, शिक्षा का अनौपचारिक साधन कौन सा है, तो आप लगाएंगे परिवार शिक्षा का अनौपचारिक मतलब औपचारिक साधन है, ठीक है। क्योंकि विद्यालय, संग्रहालय और पुस्तकालय में एक प्रकार से एक व्यवस्थित तरीके से शिक्षा दी जाती है, ठीक है। अच्छा, पुस्तकालय में भी लोग व्यक्ति पुस्तक की ज्ञान ही पढ़ते हैं, लेकिन पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हो सकती हैं। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का जो है, इस प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, तो आप लगाएंगे परिवार जो है शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा है? फटाफट से आप बताएं। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, इसको कहा था काम्टे ने भी, अगस्त काम्टे ने भी कहा था और अरस्तु ने भी इस कथन को कहा है, ठीक है। तो अरस्तु भी अगर ऑप्शन में मिलते तो भी इन्होंने उस पर मोहर लगाया है। अगला प्रश्न है, परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा था? बताएं। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला काम्टे और अरस्तु ने कहा, लेकिन परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, इसको पेस्टालॉजी ने भी कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। तो परिवार का एक प्रकार से जो बालक हो, मतलब जो बालक होता है, वो नागरिकता का जो पहला पाठ होता है वो माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। यह कथन किस दार्शनिक का है? सैयदेन का या हुमायूं कबीर का या मैज़नी का या फिर जेम्स का? तो मैज़नी ने कथन कहा था। मैज़नी जो दार्शनिक हैं, इन्होंने कहा था कि बालक जो होता है नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन से और पिता के संरक्षण के बीच में सीखता है, नागरिकता का पहला पाठ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विविध वस्तुओं के संग्रह और उस मतलब उपभोग या उपयोग की शिक्षा मिलती है, बताएं। विविध वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है समाचार पत्रों से, संग्रहालय से, रेडियो से या स्काउटिंग से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विविध वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा हमको मिलती है किससे? वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा हमको मिलती है, कहाँ से मिलती है? समाचार पत्रों से, रेडियो से, संग्रहालय से या स्काउटिंग से? बताएं। संग्रहालय से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है? दर्शन और शिक्षा जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है? रॉस का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है या किसने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, और ये दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो रास का कथन है, बड़ा फेमस कथन है, और कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं बचा है जिसमें लगातार ये प्रश्न पूछा ना जाए, हर बार पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आप एकदम से रट लीजिएगा। और ये वाला प्रश्न, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, इसको किसने कहा था। इसको कहा था इसको किसने कहा था, इसको कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये प्रश्न भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती है, यह कथन किस दार्शनिक का है, बताएं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, तो मैंने आपको बता दिया स्पेंसर ने कहा था। लेकिन प्रश्न क्या है कि शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर, शिक्षा जो है दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती है। अगर शिक्षा से दर्शन को हटा दिया जाए तो शिक्षा उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाएगी, यह कथन कहा था जेंटाइल महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है, दर्शन के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, सरकार के द्वारा या फिर राजनीतिज्ञों के द्वारा। तो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण जाहिर सी बात है दार्शनिकों के द्वारा होगा, और दर्शन के द्वारा ही संभव है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है, तो पाठ्यक्रम की समस्या एक दार्शनिक समस्या होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है। शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्या है या क्या आवश्यकता है, तो शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है। शिक्षा प्रक्रिया को पूर्ण बनाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसकी सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती है, तो दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा जो होती है वो सही मार्ग पर अग्रसित नहीं हो सकती है। ये बात ध्यान रखेंगे। दर्शन अगर शिक्षा से हटा लें तो अच्छा, दर्शन अगर हट जाएगा तो शिक्षा खोखली लगेगी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो शिक्षा दर्शन जो होता है वो पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को एक प्रकार से सुलझाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, देखिए प्रश्न है, शिक्षा दर्शन मतलब शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं वरन स्वयं जीवन है, यह कथन किस प्रयोजनवादी का है, बताएं। प्रयोजनवादी विचारक जरूर है, लेकिन बताएं किस प्रयोजनवादी ने कथन कहा था, या फिर ये उनका किस प्रयोजनवादी का मंतव्य है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं होती है बल्कि स्वयं जीवन ही शिक्षा होती है, शिक्षा स्वयं ही जीवन होता है। ये किसने कहा था, ये कहा था जॉन ड्यूबी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, या किसने कहा, तो शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, ये भी ड्यूबी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व किसका है, तो व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व होता है राज्य का। ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरस्तु ये बात कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, किस स्तर पर राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति का अध्ययन करने के लिए अरस्तु ने कहा है, बताएं। किस स्तर पर राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति का अध्ययन करने के लिए अरस्तु ने कहा है, चतुर्थ स्तर पर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। प्रश्न है, गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या है, तो गांधी जी के दर्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है या सर्वश्रेष्ठ तत्व है वो होता है सत्य, और उसके बाद में नाम आता है अहिंसा का। तो सत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन से, गांधी जी के दर्शन में कौन सा तत्व नहीं शामिल है। देखिए सत्य अहिंसा ये दोनों तो एकदम से शामिल हैं, और ईश्वर भी शामिल है। सत्य अहिंसा और ईश्वर की बात भी गांधी जी करते हैं, लेकिन भौतिकता की बात गांधी जी नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है, अगर तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो, ये किसने कहा था, तो अगर तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो तो तुम विवेकानंद का अध्ययन करो। इसको किसने कहा था, इसको कहा था गुरुदेव टैगोर ने, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अगर आप स्वामी मतलब भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप किसके बारे में अध्ययन करें, आप विवेकानंद जी को पढ़ें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रयोजनवादी किस पर अधिक बल देते हैं, तो प्रयोजनवादी जो विचारक हैं वो उपयोगिता पर अधिक बल देते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति क्या है, ई और कैटम या एडू और कैटम या शब्द शिक्षित या फिर इनमें से कोई नहीं,
तो शिक्षा मतलब प्रश्न क्या है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति क्या है, ई और कैटम या एडू और कैटम। तो एडू और कैटम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एडुकेयर या एडुकेटम, ई और कैटम, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दर्शन शब्द की निम्न में से कहाँ से लिया गया है, बताएं। दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताएं भाई, दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है, सभी लोग बताएंगे। दर्शन शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दर्शन शब्द किस भाषा से लिया गया है, बिल्कुल प्राचीन यूनानी भाषा से लिया गया, यानी कि ग्रीक भाषा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। तो व्यक्तिवाद को कौन सा दर्शन बढ़ावा देता है, जैन धर्म के दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से भारतीय दर्शन के 2 डिवीज़न स्कूल रहे हैं। 2 डिवीज़न स्कूल किस भारतीय दर्शन के रहे हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये एक प्रकार से भारतीय दर्शन के 2 डिवीज़न स्कूल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के कितने स्कूल रूढ़िवादी हैं। तो भारतीय दर्शन के 6 हैं रूढ़िवादी स्कूल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक है सांख्य दर्शन, एक है योग, एक न्याय, एक वैशेषिक, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन, यानी जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये 6 रूढ़िवादी स्कूल हैं, एक प्रकार से नाम है उसका, बाकी दर्शन 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 मतलब एक प्रकार से विचार हैं, ये दर्शन है। अगला प्रश्न है, कौन सा रूढ़िवादी प्रणालियों का जोड़ा है, न्याय वैशेषिक, योग सांख्य और मीमांसा वेदांता, या फिर ये सभी। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, ये तीनों सही हैं, उपरोक्त सभी, यानी योग सांख्य दर्शन दोनों का जोड़ा बैठता है, न्याय वैशेषिक का भी जोड़ा बैठता है और मीमांसा वेदांता का भी जोड़ा बैठता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये 6 दर्शन हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा जाता है। तो किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा जाता है, आस्तिका स्कूल। ये देखिए, नास्तिक है एक आस्तिक है, तो आस्तिक स्कूल को कहा जाता है। नास्तिक मूल सनातन धर्म कैसा है, आस्तिक है, नास्तिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, किस दर्शन के अनुसार चेतना का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो चेतना का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ये चारवाक दर्शन बताता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन जीवन मुक्ति नहीं स्वीकार करता, बताएं। तो कौन जीवन मुक्ति नहीं स्वीकार करता, विशिष्ट द्वैतवाद वाले जीवन मुक्ति नहीं स्वीकार करता, विशिष्टाद्वैत। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। तो मीमांसा दर्शन जो है ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है भाई, सांख्य दर्शन जो है सबसे पहला दर्शन है, और आरंभिक विचारधारा भी भारतीय दर्शन की सांख्य दर्शन ही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है। तो ये भी प्रश्न का उत्तर भी सांख्य दर्शन ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है। तो भी सांख्य दर्शन ही आप लगाएंगे। अच्छा, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, कपिल मुनि है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मीमांसा दर्शन का संस्थापक कौन है। मीमांसा दर्शन के संपादक कौन है भाई, मतलब कि संस्थापक कौन है, जैमिनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व में इस दर्शन का एक प्रकार से प्रतिपादन हुआ है। अगला प्रश्न, लोकायत दर्शन का प्रतिपादक कौन है। लोकायत दर्शन को ही चारवाक दर्शन भी कहा जाता है। तो चारवाक मुनि हैं, उन्होंने ही लोकायत दर्शन का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है। तो भागवत धर्म का प्रमुख आधार कौन सा दर्शन है, विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है, न्याय दर्शन से है महर्षि गौतम का संबंध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा हूबहू, तो आप लोग आसानी से इनको 2 बार वीडियो को देख लेंगे, करेक्ट आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद का कौन सा रूप नहीं है, बताएं। प्रकृतिवाद का कौन सा रूप नहीं है। देखिए, यंत्रवादी, प्रायोगिक और जैविकीय प्रकृतिवाद का रूप है, जबकि पदार्थवादी प्रकृतिवाद का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान किन विषय को प्राप्त है, बताएं।
तो किन विषय को प्राप्त है भैया? वैज्ञानिक विषयों को प्राप्त है प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण दिन किस क्षेत्र में है? बताएं। प्रमुख स्थान किन प्रश्न क्या है आपसे? प्रकृतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण दिन किस क्षेत्र में है? शिक्षा विधियों के क्षेत्र में प्रमुख हैं आप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी किस पर सबसे अधिक बल देते हैं? बताएं। भौतिक पक्ष पर, आध्यात्मिक पक्ष पर, शारीरिक पक्ष पर या बौद्धिक पक्ष पर? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आदर्शवादी जो हैं सबसे अधिक बल देते हैं आध्यात्मिक पक्ष पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्शवाद ये कहाँ की विचारधारा है? ये पाश्चात विचारधारा। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, एमिल कहते हैं शिक्षा का शोध ग्रंथ है एमिल, और एमिल ग्रंथ के लेखक कौन है? जीन जैक्स रूसो यानी जे रूसो जो हैं वो एमिल नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। ये शिक्षा का एक शोध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, एमिल का कौन सा पाठ स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ है? तो जो VTH मतलब एक प्रकार से जो 5वां भाग है वो जुड़ा हुआ है किससे? एमिल का जो 5वां भाग है वो स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, दर्शन अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर है या विचार दिया गया? दर्शन अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर है, विचार बर्ट्रैंड रसेल का है। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये। अगला प्रश्न, दर्शन की कितनी शाखाएं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा सकता है। दर्शन की वैसे भारतीय दर्शन पूछा था तो भारतीय दर्शन में 6 शाखाएं हैं, या भारतीय दर्शन के स्कूल की बात करता तो 6 होता, लेकिन दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 लगाएंगे, क्योंकि 5 में कौन कौन सा है? एक तो पहला है आपका तत्व मीमांसा, दूसरा है सत्य मीमांसा मतलब सत्ता मीमांसा, तीसरा है ज्ञान मीमांसा, चौथा है आपका मूल मीमांसा, और 5वां है तर्कशास्त्र। ये 5 दर्शन की शाखाएं होती हैं विश्व स्तर पर, ठीक है। कौन कौन सी? पहला तत्व मीमांसा, दूसरा सत्ता मीमांसा, तीसरा ज्ञान मीमांसा, चौथा मूल मीमांसा और 5वां तर्कशास्त्र, ठीक है। ये 5 दर्शन की शाखाएं हैं जो विश्व स्तर पर हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है? जॉन डीबी, जॉन लॉक, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, या श्री अरविंद घोष? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है किसके अनुसार? प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है? जॉन डीबी ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, फिलोसॉफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फिलोस और सोफिया 2 शब्दों से मिलकर के हुई है, यानी ये प्राचीन यूनानी भाषा के शब्द हैं फिलोस और सोफिया, ठीक है, यानी ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिलोस का मतलब होता है लव, सोफिया का मतलब क्या होता है? सोफिया का मतलब होता है विजडम यानी कि ज्ञान से, ठीक है। तो ज्ञान के प्रति प्रेम ही फिलोसॉफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फिलोस शब्द का अर्थ क्या होता है? फिलोस शब्द का अर्थ होता है प्रेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा दर्शन का अध्ययन करता है। शिक्षा दर्शन अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सोफिया शब्द का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। सोफिया का शब्द का मतलब होता है विजडम यानी ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्शनिक वह है जो ज्ञान के एक अंश का नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रेमी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखिएगा। दार्शनिक वह है जो ज्ञान के एक अंश का नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रेमी हो। यह कथन है सुकरात का, सोक्रेटिस का। ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने लगभग बहुत सारे प्रश्नों को जाना। लगभग आपने 70 से 80 प्रश्न को समझा इस वीडियो के माध्यम से। 80 प्रश्न से ऊपर ही आप लोगों ने समझा, ठीक है। तो आप लोग एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से और वीडियो अब यूनिट 2 से भी आपको मिल जाए। यूनिट 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? यूनिट 2 में हम लोगों को पढ़ना है प्राचीन भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय, जिसमें हम वेदांत दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, वेदांत दर्शन में हम सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इन सभी के बारे में जानते हुए और भगवत गीता के बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार से और वीडियो आपके समक्ष आती रहें, और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक बात मैंने आपको बताया, अगर हिंदी का आपको कोर्स लेना तो आप ले सकते हैं। हिंदी का कोर्स बड़े ही आसानी से आपको हिंदी का कोर्स मिल जाएगा। कोर्स लेना है हिंदी 3rd सेमेस्टर का BA का, तो आप 91 61 93
6062 ये व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सअप करना है। मात्र 100 रुपये का हिंदी साहित्य BA थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है। उसमें PDF नोट्स चैप्टर वाइज और वीडियो लेक्चर चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। मात्र 100 रुपये में आपको सेंड मतलब सारा का सारा मिल जाएगा। आप पहले व्हाट्सअप पर SMS करेंगे, तुरंत आपके पास एक स्कैनर सेंड करूँगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने UPI माध्यम से, यानी गूगल पे, फ़ोन पे जो भी आप चलाते हैं उसी से सेंड कर देना है। अगर आप नहीं चलाते तो आपके आरी पड़ोस में कोई चलाता है, आपके बगल में कोई चलाता है, आप उनसे शेयर करवा दीजिएगा और स्क्रीनशॉट उसका सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस मैं समझा दूंगा क्या होता है। तो आप लोग SMS करेंगे कि सर जी हमको कोर्स लेना, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इससे पहले बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट के ऑलरेडी यूनिट वाइज जो सिलेबस है इसके अनुसार मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। तो आप में से अगर जिन्होंने नहीं देखा तो देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।